नमस्कार। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा किसी भी सभ्य समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से भारतीय न्याय संहिता में ऐसे अपराधों के विरुद्ध कठोर दंड और प्रभावी कानूनी प्रावधान किए गए हैं। आज हम जानेंगे कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध कौन कौन से हैं, इन मामलों में कानून क्या कहता है, पीड़ितों के अधिकार क्या हैं तथा न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। इस विषय पर बातचीत के लिए आज हमारी कानूनी सलाहकार हैं डॉक्टर पल्लवी गोसाई। आइए आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कानूनी सलाह कार्यक्रम में। धन्यवाद पांडे जी। आज जैसा कि हम एक महत्वपूर्ण विषय है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम बीएनएस में किस तरह से इन्हें महत्वपूर्ण भूमिका इन अपराधों के लिए निर्धारित की गई है जी। सबसे पहले जो आज आपने जो टॉपिक जो विषय लिया है, वो जो है विषय लिया है, वो बहुत ही रोचक है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो जितने भी अपराध हैं ज़्यादातर महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे हैं। तो ये विषय जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उस नज़र से। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे संविधान में भी बच्चों और महिलाओं से जो संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं, उनको जो है प्राथमिकता दी गई है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अनुच्छेद 15(3) में जो है यह भी बताया गया है कि जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको जो है स्पेशल प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए और उनके बेनिफिट के लिए बहुत सारे लॉ बनाए जाने चाहिए। ये एक स्पेशल स्टेटस जो है दिया गया है हमारे संविधान में। और संविधान, जैसा कि आप समझते हैं कि हमारे देश का जो है सर्वोच्च कानून जिसको माना जाता है, वो नींव मानी जाती है कानून की, उसमें ही इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। अब अगर हम बीएनएस पे आते हैं, जो कि पहले जो है आईपीसी, जिसको हम भारतीय न्याय दंड संहिता के नाम से जानते थे, 1806 में ये आई थी, अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी। तो इसमें संशोधन किया गया 2023 में, और 2023 से अब हम इसे भारतीय न्याय संहिता के नाम से जान रहे हैं। और इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। दंड को लेकर के बहुत सारी जो सज़ाएं हैं उनको बढ़ा दी गई हैं, और स्पेशली जो है वुमेन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड जो लॉ था उसको और ज़्यादा जो है प्राथमिकता दी गई है। और जो बच्चे हैं जिनको हम बहुत ही कोमल मानते हैं और इनके साथ जो भी जघन्य अपराध हो रहे हैं, उनके लिए भी दंड जो है वो कठोर से कठोर दंड का प्रावधान किया गया है बीएनएस के अंतर्गत। इसके साथ साथ हमारे देश में जैसा कि हम देखते हैं कि जो है जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है ना। तो उस तरह से अगर हम देखें तो महिलाओं के साथ शोषण, उत्पीड़न जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल के टाइम पर। जैसे कि अगर हम देखें बलात्कार हो गया, सामूहिक बलात्कार हो गया, और आपका जो है डाउरी डेथ हो गया। ये सारे जो प्रोविजंस हैं जो महिलाओं के साथ अक्सर होते हैं ये अपराध, उनका उल्लेख जो है हमारे बीएनएस में किया गया है। ये पहले भी थे, पर अब जो है उनको नया स्वरूप दिया गया है और उनकी जो सज़ा है उसको और कठोर बनाया गया है। और जो हमारी न्याय प्रणाली है उस पर भी बहुत सा सुधार किया गया है, जिससे कि जो भी इसके पीड़िताएँ हैं उनको जो है जल्द से जल्द राहत मिल पाए, कानूनी सलाह उनको मिल पाए। बहुत से हेल्पलाइन नंबर इनमें जो है प्रोवाइड किए गए हैं। और इन सब विषयों को अगर हम देखें तो आज के टाइम पे इन पे चर्चा करना, उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना बहुत अहम हो चुका है और महत्वपूर्ण है जी। हाँ जी। हम देखते हैं कि महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित बहुत से ऐसे अपराध हैं, जैसे कि आपने अभी जिक्र भी किया है। चाहे हम डाउरी की बात करें, दहेज उत्पीड़न की बात करें, या हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस की, जो घरेलू हिंसा है। महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में जो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हैं और शारीरिक प्रताड़ना है, तो इसके लिए बीएनएस में किस तरह के कैसे कठोर प्रावधान कानून की दृष्टि में इसमें किए गए हैं? जैसे कि हमारा जब आईपीसी यानी कि भारतीय न्याय संहिता था, तो उसमें जो था बच्चों से रिलेटेड और जो महिलाओं से रिलेटेड जो अपराध थे उनको अलग अलग चैप्टर के अंदर डाला गया था। अब जो है जब हम बीएनएस में जब हम 2023 में लाए हैं, तो उसमें हमने एक चैप्टर नंबर 5 से हमने जो है एक कंसोलिडेटेड पूरा एक चैप्टर बच्चों और महिलाओं के लिए बना दिया गया है, जिसमें कि महिलाओं से रिलेटेड ऑफेंसेस और बच्चों से रिलेटेड ऑफेंसेस को हमने कंबाइन कर दिया है।
और इसके साथ साथ हमने बहुत से अपराधों को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, वह मैं आपको बताना चाहूँगी। और उसके साथ साथ जैसे कि 2013 में निर्भया केस के बाद जो है हमारे क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल जो आया था, उसके बाद ही बहुत सारी चेंजेस आ गए थे, परंतु 2023 में और ज़्यादा जो है चेंजेस हमने लाए हैं अपने इस लॉ में। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि स्टॉकिंग, बिल्कुल है ना, और वॉयरिज्म हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, यानी कि किसी औरत को जो है उसके जब वो निजी अपने गतिविधियां कर रही हैं उस समय पे उसकी फ़ोटोग्राफी करना, उसकी वीडियो बनाना और उसको फिर प्रसारित करना, इन जैसे अपराधों को भी जो है दंडनीय अपराध बनाए गए हैं। इसमें सज़ा जो है 3 साल से लेकर के अगर वो रिपीट होते तो 7 साल तक की सज़ा का इसमें प्रावधान है। स्टॉकिंग हो गया, चाहे वो ऑनलाइन तरीके से हो या ऑफलाइन तरीके से हो, यानी कि पीछा करना किसी भी रूप में किसी भी महिला को, तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। फिर उसके साथ साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट, चाहे वो किसी महिला के साथ जो है उसके कार्य क्षेत्र में हो रहा है, ऑफिस में या कहीं पर भी उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी या उससे सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड की जाए या उसके साथ कोई अश्लील बातें या इस तरह की चीज़ों को अगर किया जाए तो वो भी जो है अपराध की श्रेणी में डाली गई हैं। उसके साथ साथ एक नया तरह का जो ऑफेंस है, यानी कि झूठी शादी का वादा करना, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज जिसको कहा जाता है, वो भी एक नया जो है हमने ऑफेंस की कैटेगरी में उसको डाला है। और उसके साथ साथ झूठी शादी का वादा करके किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना, इस तरह के ऑफेंसेस को भी जो है हमने BNS में डाला है, जिसके लिए हमने जो दंड दिया है वो भी जो है हमने 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा का इसमें प्रावधान है। जी, नाबालिग बालिकाओं की अगर हम बात करें तो नाबालिग बालिकाओं के विरुद्ध जो कि यौन अपराध हैं, ऐसे में BNS में क्या कठोर दंड इसके लिए निर्धारित किए गए हैं? देखिए, सबसे पहले जो नाबालिग हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ BNS ही नहीं है जी, पॉक्सो जो है हमारा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, उसके अंदर भी जो है बहुत सारे जो है प्रोविजंस हैं जिनमें कि दंड दिया जा रहा है। यानी कि अगर किसी माइनर के साथ, नाबालिग लड़की है, उसके साथ अगर रेप किया जाता है तो उसमें जो सज़ा है, अगर वो 18 साल से कम उम्र की है, अगर उसकी सहमति है उसमें शारीरिक संबंध बनाने में, तो भी उसकी सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा, वो भी रेप की ही कैटेगरी में आएगा। यहाँ तक हमने जो है नाबालिग लड़कियों को बचाव के लिए ये दिया है। उसके साथ साथ अगर 12 साल से कम उम्र की अगर कोई बालिका है, उसके साथ बलात्कार होता है तो उसमें आजीवन जो है कारावास का जो है प्रावधान है। और अगर वो और जघन्य अपराध है, यानी कि जो माइनर जो होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, उसमें दंड जो है मृत्यु दंड तक का जो है प्रावधान जो है सज़ा का उसमें दिया गया है। जी, ऐसे में जो न्याय प्रणाली है और न्यायालय में इसकी जो सुनवाई है वो किस तरह से चलती है, ये भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों के साथ में इस बात को साझा करना चाहेंगे। सबसे पहले अगर कोई भी ऐसा मामला अगर आता है जिसमें कि किसी बच्चे के साथ या किसी महिला के साथ किसी भी तरह का कोई अपराध हुआ है, तो सबसे पहले हमारे जो है लॉ के साथ साथ कुछ हमारे हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो भी दिए गए हैं। जैसे 112 जो है हेल्पलाइन नंबर है, इमरजेंसी नंबर जिसे हम कहते हैं, और 1098 करके जो है अगर कोई ऑफेंस किसी बच्चे के साथ होता है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए ये नंबर है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर जो हैं दिए जाते हैं जिसमें कि महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं ऑनलाइन माध्यम से अगर वो नहीं आ सकती हैं। और उसके साथ साथ जैसे हमारे उत्तराखंड पुलिस का अपना एक ऐप है जिसमें कि गौरा शक्ति करके उसमें एक प्रोविज़न है जिसमें कि वो अपना ऑनलाइन अगर वो उस ऐप में उस बटन को दबाती हैं तो वहाँ पे तुरंत जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसमें जो है कॉल चली जाती है और वो उस नंबर से उसका ट्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर वो कुछ ऐसी सिचुएशन में है और मान लीजिए उसके साथ कोई अपराध हो रहा है तो तुरंत ही जो है पुलिस जो है उस नंबर के थ्रू उस लेडी को ट्रेस कर सकती है। तो मुझे लगता है कि इसमें जागरूकता होना और इस तरह की ट्रेनिंग देना लड़कियों को कि उनके पास ये सारी सुविधाएं मौजूद है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल तो हैं बट उनको उसके बारे में जागरूकता नहीं है। उसके साथ साथ जो हमारी नॉर्मल FIR की जो प्रक्रिया होती है, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है थाने में जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ 0 FIR का भी जो प्रोविज़न होता है जिसमें कि अगर कोई पुलिस स्टेशन उस जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है तो भी वहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर की जा सकती है। उसके अलावा ऑनलाइन तरीके से
जो है माध्यम से भी जो है कंप्लेंट रजिस्टर की जा सकती है और जो है उसके लिए जो है कार्रवाई इनिशिएट हो जाती है। बिल्कुल, बहुत सटीक तरीके से आपने ये बताया कि किस तरह से अगर किसी भी तरह का अपराध किसी बालिका के साथ में, किसी के बच्चे के साथ में होता है तो वो किस तरह से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। सामूहिक दृष्टि से अगर हम देखें और सामूहिक रूप से अगर अपराध किया जाता है किसी के साथ में, चाहे वो अपराध शारीरिक प्रताड़ना का हो या फिर मानसिक रूप से हो या किसी को परेशान करने की दृष्टि से हो, तो ऐसे में क्या बीएनएस में नए कोई प्रावधान किए गए हैं या सजा को ज़्यादा कठोर बनाया गया है? सज़ा को कठोर तो बनाया ही गया है, जैसे हम बात करें। उसके साथ साथ जो हमारा बीएनएस में है उसमें हम विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच जिसे हम कहते हैं, पीड़ित को केंद्रित करके जो हमारी जो स्कीम है वो हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। यानी कि जो पीड़ित है वो और पीड़ित ना हो, यानी कि वो और प्रताड़ित ना हो। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई किसी महिला के साथ अगर बलात्कार हुआ है तो एक तो सबसे पहले समाज ही उस चीज़ को जो है बहुत गलत नज़रिए से देखता है। इवन अगर वो पुलिस स्टेशन में जाती है तो कई बार बहुत ही नज़रअंदाजगी से उसके साथ वहाँ पर भी जो है व्यवहार होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को कंसिडर करनी चाहिए और जो हमारा नया लॉ है वो इन चीज़ों को जो है और सख्त बनाता है कि ये सारी चीज़ें ना हो और बेस्ट बेनिफिट जो है विक्टिम को मिल पाए। इसके साथ साथ विक्टिम कॉम्पनसेशन की भी हम बात करते हैं कि जो कॉम्पनसेशन जैसे सज़ा के साथ, जैसे हमने कोई उसको जो अपराधी है उसको हम सज़ा तो दे ही रहे हैं, बट विक्टिम का क्या? विक्टिम तो पीड़ित जो है उसका तो मेंटली भी वो प्रताड़ित हो गया, फिज़िकली भी उसके साथ जो अब्यूज़ हुआ उससे भी वो पीड़ित है। तो उसको जो कॉम्पनसेशन है यानी कि उसको रिहैबिलिटेशन की भी बात हमारे जो है बीएनएस के साथ साथ बीएनएसएस यानी कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता जो है हमारी, जो सीआरपीसी था, उसमें भी ये प्रोविज़न दिए गए हैं कि रिहैबिलिटेशन भी होना चाहिए विक्टिम्स का, जिससे कि वो फिर से सोसाइटी में जो है अपनी लाइफ को उसी तरीके से शुरू कर पाए, ना कि वो प्रताड़ित हो करके। कई बार हम देखते हैं कि जो विक्टिम है वो कई बार सुसाइड कमिट कर लेते हैं क्योंकि उनको सोसाइटी में उस तरह से मान सम्मान नहीं दिया जाता। तो वो संवेदनशील जो ये विषय हैं उन पे जो है हम लोगों को जो है सोचना चाहिए। उसके साथ साथ हमारी सोच के साथ साथ जो कानूनी बदलाव हुए हैं उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पुलिस की साइड से हो, चाहे वो व्यक्तिगत व्यक्तियों के हिसाब से हो। जी, और ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय है जिस पर आज हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। जन जागरूकता की, जैसे कि अभी बात भी निकल के आई है, क्या स्कूल्स में, शिक्षण संस्थानों में इस तरह के क्या कोई अभियान चलाए जाते हैं जिससे उन्हें, महिलाओं को खास तौर से जो कहीं किसी क्षेत्र विशेष में काम कर रही हैं या फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो ऐसे में क्या कोई अभियान भी चलाए जाते हैं जिससे उन्हें कानून के बारे में अधिक रूप से सतर्क और उन्हें एक सही मार्गदर्शन दिया जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका ये सवाल है क्योंकि कानून के प्रति जागरूकता होना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि लॉ बना दिया पर लोगों को नए नियम कानून के बारे में अगर अवेयरनेस नहीं है तो ये उसका एक तरह से फेलियर है। तो जागरूकता कैसे, जैसे कि स्कूलों में, विद्यालयों में, जो हमारे महाविद्यालय हैं उनमें जागरूकता शिविर होने चाहिए, जहाँ पर सिर्फ विधि के छात्रों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है ये विषय, उनके बारे में जानना, उनके बारे में संवेदनशील होना, इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो एक जागरूकता शिविर जैसे आमतौर से होते हैं, करवाए जाते हैं। सरकार भी उसमें काम कर रही हैं कि लोगों को जागरूकता हो। जैसे कि आप देखते हैं कि सरकार ने बहुत सारी ऐप्स वगैरह बनाई हैं और ऑनलाइन जो है पोर्टल्स बनाए हैं शिकायत के लिए, साइबर क्राइम्स के लिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ बच्चों को अवेयर करना, जैसे कि सेक्सुअल एजुकेशन बच्चों को स्कूली स्तर पे दी जाना, उनको बताया जाए कि क्या जो है गुड टच है, बैड टच है, क्योंकि जो बाल शोषण या इस तरह की जो चीज़ें होती है, यौन जो क्या ऑफेंसेस जो होते हैं, अपराध जो होते हैं, यौन अपराध, तो उनमें बच्चों को कई बार पता ही नहीं होता कि उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उनके अंदर जागरूकता लाना, उनको बताना कि ये जो है ये एक अपराध है और इसके लिए वो आए और उनको बताएं। कई बार वो अपने पेरेंट्स से
या अपने टीचर से शेयर नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वही कुछ गलत उनके साथ नहीं हो रहा है, वो गलत कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को बताना उनको कि इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है। कई बार जो होती हैं लड़कियाँ जो होती हैं उनके साथ बहुत सारा जो है यौन शोषण उनके साथ होता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या जहाँ वो वर्क प्लेस है जहाँ पे वो काम कर रही हैं, और उस चीज़ को वो दबा देती हैं कई बार कि उससे जो है उनकी या उनके परिवार की जो है बदनामी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तभी सही होंगी जब लोगों के अंदर जागरूकता आएगी और लोगों को लगेगा कि ये अपराध वो नहीं कर रहे हैं, उनके साथ अपराध हो रहे हैं, वो पीड़ित है ना। तो पीड़ित अगर वो हैं तो उनके पास पूरा प्रोसीजर जो है हमारे कानून में दिया गया है कि वो शिकायत कर सकते हैं। अगर लड़की रात में अकेले ट्रैवल कर रही है तो अगर उसके फ़ोन पे ये ऐप है, जैसे कि हमारे उत्तराखंड और बहुत सारे स्टेट्स में जो है उनकी अपनी अपनी जो है स्टेट पुलिस जो है उन्होंने वो ऐप्स बनाई हैं जिसमें कि लड़की अपने उस फ़ोन में उसको डाउनलोड करके उसको कभी वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसको लगता है कि उसको खतरा है तो वो वहाँ पे तुरंत ही उसको एक्टिवेट कर सकती है, जिससे कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जो है उनकी कॉल जाती है और वो लड़की को ट्रेस कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ऐप है जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सकती है। पर इस चीज़ के बारे में जागरूकता यानी कि पुलिस भी जो है हमारी वो जाकर स्कूल विद्यालयों में इन चीज़ों के बारे में प्रमोट करे, है ना, और साथ में परिवार में और समाज में इन चीज़ों को लेकर के जो है जागरूकता आनी चाहिए। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पर भी जो ग्राम पंचायत वगैरह है वो इस तरह के शिविरों का आयोजन करें जहाँ पे लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताएं। बिल्कुल। और छोटी सी लापरवाही भी अगर हम देखते हैं कि कोई भी अपनी तरफ से करता है तो एक बड़ा अपराध उसमें हो जाता है। दहेज उत्पीड़न की अगर हम बात करें और दहेज मृत्यु जिस तरह से हमने बात भी की है इस कार्यक्रम में, तो ऐसे में बीएनएस में क्या कठोर कदम उठाए गए और हमारे जो बीएनएस है जैसे यूसीसी में इसके लिए क्या चीज़ें कठोर कानूनी प्रावधान आप देखती हैं? हाँ जी, दहेज उत्पीड़न जो है ये हमारा सदियों से चला आ रहा है, एक ऐसा अपराध है और अभी भी वो रुका नहीं है। आप रिसेंट में भी देख सकते हैं केसेस आए हैं, आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक मध्यम वर्गीय बिल्कुल फैमिलीज़ में देखा जाने वाला अपराध है। नहीं, आप देखेंगे तो एलीट क्लास में जो है हर वर्ग में ये अपराध हो रहा है आज की डेट में। तो इससे रिलेटेड जो हमारा बीएनएस है उसमें जो है दहेज मृत्यु के नाम से जो है एक अपराध इसमें डाला गया है, जिसमें कि अगर शादी के 7 साल के अंतर्गत अगर किसी औरत की जो है विषम परिस्थितियों में अगर मृत्यु होती है, अगर वो 7 साल की शादी के भीतर होती है, तो वो उसको माना जाता है कि वो एक दहेज मृत्यु है, दहेज के लिए मृत्यु की गई है, जिसके लिए 7 साल मिनिमम पनिशमेंट से लेकर के जो है आजीवन कारावास तक का इसमें पनिशमेंट दी गई है। और ये एक जघन्य अपराध है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ महिला के अगेंस्ट नहीं हो रही, ये पूरी एक सोसाइटी के अगेंस्ट एक ऐसा ऑफेंस है जो सोसाइटी में भी जो है इसका एक बहुत गलत इम्पैक्ट जाता है। यूसीसी जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें भी जो है दहेज उत्पीड़न का जो है प्रोविज़न दिया गया है, और उसमें भी अगर किसी महिला के साथ दहेज के लेकर के कोई भी उसके साथ अगर उत्पीड़न लगातार चल रहा है तो उसमें उसको जो है कंप्लेन करने का उसके पास पूरा प्रोसीजर है जिसमें वो कंप्लेन कर सकती है, जिससे कि इस अपराध के होने से पहले जो है उसकी रोकथाम की जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए जो इस तरह की उत्पीड़न उनके साथ कर रहे हैं। यानी कि जो फैमिली है, जो इन लॉज़ है, अगर वो दहेज के लिए अगर किसी महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट भी जो है प्रॉपर जो है उनको पनिशमेंट मिल पाए। बिल्कुल। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों को अपराध के लिए उकसाना या उनका प्रयोग करना, तो इसके लिए कानूनी क्या प्रावधान किए गए? हाँ जी, ये भी एक अपराध है जो कि बच्चों के माध्यम से किया जाता है। इसमें बच्चा जो होता है वो माना जाता है कि वो उस उम्र में नहीं है कि वो कोई अपराध कर सके, बट उसके माध्यम से जब उसको एज अ मोड लेकर के उससे अगर कोई अपराध कराया जा रहा है तो उसमें जो अडल्ट है उसी के ऊपर वो चार्ज लगता है और वही उसके लिए लायबल होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो प्रोटेक्टेड है, वो इम्यून है उस अपराध को करने से, बट जो अडल्ट है उसके ऊपर वो अपराध लगता है। साथ साथ जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है
उसके अंदर जो है प्रोटेक्शन दी गई है जुवेनाइल्स को। ये जुवेनाइल्स यानी कि जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको जो है इस श्रेणी में नहीं किया गया है। उनको सज़ा की जगह उस अपराध के लिए रिहैबिलिटेशन और प्रोटेक्शन और केयर दी जाती है, जिसमें उन्हें प्रोटेक्शन होम्स में भेजा जाता है जहाँ पे उनका प्रॉपर जो है रिहैबिलिटेशन हो। और जो जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि बच्चों के से जो ये अपराध कराए जा रहे हैं, तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं या बेगिंग के लिए उनको यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए भी पनिशमेंट का प्रावधान है। 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक का इसमें प्रावधान दिया गया है, जिसमें कठोर जो है सज़ा दी जाती है जो भी अपराधी होते हैं जो इस तरह के बच्चों को जो है बेगिंग के लिए, भीख के लिए या ट्रैफिकिंग के लिए या उनको उनकी खरीद और बेच बिल्कुल की जाती है स्लेवरी के लिए, तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर्ड हैं बीएनएस के अंदर। जी, बच्चों के अपहरण और हम मानव तस्करी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में जो ये एक महत्वपूर्ण विषय भी है कि बच्चों का जिस तरह से अपहरण हो जाता है, तो ऐसे में क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है और कानून में इसके लिए इस अपराध के लिए क्या दंड विधान दिए गए हैं? किडनैपिंग जिसे हम कह रहे हैं, अपहरण, तो उसमें 2 तरह के चीज़ें होती हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे को उसके जो लॉफुल गार्जियन है उनसे लेकर के जाया जा रहा है, एक होता है लॉफुल गार्जियन, एक होता है लीगल गार्जियन। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं लॉफुल गार्जियन यानी कि जो भी बच्चे की देख रेख की जिसको जिम्मेवारी दी गई है, चाहे वो कानून ने दी है, चाहे वो उसके माता पिता हैं, अभिभावक हैं, या उसके गार्जियन है या किसी तरह से वार्डन है, उनकी कस्टडी से अगर बच्चे को लेकर के जा रहा है तो उसको बिना उनकी मर्ज़ी के, तो वो किडनैपिंग कहलाता है। उसमें भी जो है 7 साल तक की सज़ा का इसमें प्रावधान दिया गया है। और मानव तस्करी के लिए जो है ये भी एक जघन्य अपराध है, जिसमें कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है लोगों को जो है लोभ लालच दे करके उनको जो है उनकी जगहों से लेकर के जाया जाता है और बाद में उनको जाके बेचा जाता है, चाहे उनको एज अ मजदूरी के लिए या स्लेवरी के लिए उनको यूज़ किया जा रहा है। तो ये भी एक अपराध है जिसमें कि बीएनएस के अंतर्गत जो है सज़ा का प्रावधान है। 7 साल तक की इसमें सज़ा का प्रावधान है और इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक उनको दी जाती है। जी, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों की जो रिपोर्ट है उसे दर्ज कराने की क्या प्रक्रिया है? महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो भी अपराध होते हैं, सबसे पहले जैसे कि हमने बताया है कि हमारा कंप्लेंट सिस्टम है प्रॉपर जो है, आप इसके साथ साथ जो हमारा एफआईआर है और आपका जो है ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं आपके, उस पर कंप्लेंट हो सकती है। उसके अलावा जो है हमारा स्टेट वुमेन कमीशन है या चाइल्ड कमीशन होते हैं हमारे, वहाँ पर भी आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं अगर कोई मामला ऐसा है जिसमें कि बच्चे के साथ कोई उत्पीड़न हुआ है या कोई अपराध हुआ है या महिला के साथ हुआ है। तो ये जो कमीशंस बनाए गए हैं, यानी कि वो नेशनल लेवल पे भी होते हैं, एनसीडब्ल्यू हमारा नेशनल वुमेन कमीशन और नेशनल चाइल्ड कमीशंस जो हैं, ऐसे ही हमारे स्टेट में भी स्टेट वुमेन कमीशन होता है और स्टेट में भी चाइल्ड केयर कमीशन होता है, जहाँ पे कि कंप्लेंट दर्ज की जा सकती हैं पुलिस एफआईआर के अलावा जो है। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया 1098 करके जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए ये एक हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ पे आप उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए कॉल कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप जो है अपनी दर्ज कर सकते हैं कंप्लेंट। जी, कोई किसी अपराध से जब पीड़ित हो जाता है तो ऐसे में जो पीड़ित के अधिकार हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके पास में कौन कौन से अधिकार होते हैं अपने बचाव की? हाँ, सबसे ज़रूरी ये है कि जो पीड़ित है उसके अधिकारों को उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो उसको सामान्य दृष्टि से देखा जाए, उसके साथ और जो है उसको और प्रताड़ित ना किया जाए। उसके साथ साथ उसको कानूनी सलाह जो है देने के लिए जो भी उसका एडवोकेट है उससे मिलने के लिए, उसको संपर्क करने के लिए उसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी अगर वो कोई रेप विक्टिम है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो उसका पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन करता है, जो कि 72 आवर्स से लेकर के 96 आवर्स के अंतर्गत हो जाना चाहिए। और उसमें वो जो है एक बहुत अहम भूमिका निभाता है आगे चल के अपराधियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारा वहाँ से एविडेंस हम ले सकते हैं, तो वो उसका अधिकार है। उसके अलावा जो उसको इंजरीज पहुँची है तो उसको भी क्योर करने के लिए उनको भी जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर उनको डॉक्टरी जो है सेवाएं
मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है उनको जो भी उस केस में से जुड़ी गतिविधियां हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन किस लेवल पे है, उसके बारे में जानने का, बार बार जानने का कि क्या उस पे चल रहा है, वो भी उनको पूर्ण रूप से अधिकार है। कोई भी उनको इस बात के लिए मना नहीं कर सकता कि आप इसके बारे में नहीं जान सकते, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो उनको पूरी तरह से ये अधिकार है कि वो अपने केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं, पुलिस से पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ उनको रिहैबिलिटेट करना, उनको कंपनसेशन देना, अगर वो रेप विक्टिम है या वो अगर कोई एसिड अटैक विक्टिम है तो उनका मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो भी जो है स्टेट प्रोवाइड करता है उनको, क्योंकि वो अपराध ना केवल उस व्यक्ति के साथ हुआ है, वो अगेंस्ट पूरी सोसाइटी के विरुद्ध हुआ है। तो सोसाइटी को भी और उस चीज़ के लिए जो है उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उसको मेडिकली उसको फिट करने के लिए वो सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध करानी पड़ेंगी। जी, पीड़िता की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए कानून में क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं, और जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, न्यायालय से लेकर के जो प्रक्रिया चलती है वो किस तरह से होती है? हाँ जी, ये जो गोपनीयता है, जो भी विक्टिम है उसकी गोपनीयता को बनाए रखना, ये इम्पॉर्टेंट पहलू है। ये हमारे जो अनुच्छेद 21 है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी है, उसके अंतर्गत भी आता है। क्योंकि जब हमारा आईपीसी था तो धारा 228A में जो था इस चीज़ को बताया गया था कि गोपनीय होना चाहिए। इसके साथ साथ ये गोपनीयता इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक संवेदनशील मामला होता है। उसमें जो पीड़िता है उसका नाम, पता, उसका परिवार, उसके बारे में किसी भी रूप से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, उसमें किसी भी तरह से उसका प्रसारण करना जो है एक अपराध है। वो एक अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है अगर कोई इसको नहीं करता है। और उसके साथ साथ इवन जो हमारी जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो भी इस चीज़ को मानता है कि गोपनीयता बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के मामलों की जो सुनवाई होती है वो भी इन कैमरा की जाती है, यानी कि बंद कमरे में की जाती है, जिससे कि जो पीड़िता है उसकी जो निजता है उसका हम उसको महत्व दे सकें और उसको बनाए रख सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है गोपनीयता को जो है हमारी बनाए रखती है। जी, बीएनएस में पीड़ितों की जो बयान है, उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है या किस तरह से उन्हें डिजिटली सामने रखा जाता है, इस पर हम आपसे ज़रूर आपके जो विचार हैं और कानून में किस तरह से ये बातें दी गई हैं। बिल्कुल, अभी जो हमारा जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया, उसके बाद से अब हम देखते हैं कि जो हमारे एविडेंसेस वगैरह होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो है रिकॉर्ड भी किए जाते हैं। इवन जो बयान होते हैं, चाहे वो विटनेस के हों, चाहे वो पीड़ित को हों, चाहे वो अपराधी के हों, वो लिए जाने की जो है प्रोविज़न बना दिया गया है। बिल्कुल ये हो सकते हैं। इसमें ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिकॉर्डिंग होती है, जो कि पुलिस ऑफिसर या फिर जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने की जाती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो ई साक्ष्य पोर्टल है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो है साक्ष्य यानी कि एविडेंस को जो है हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों का प्रावधान है। इसमें क्या है, जो ये जो विटनेसेस के जो बयान होते हैं या जो भी पीड़िता के बयान हैं या जो अपराधी के हैं, वो एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उसको माना जाता है और ये कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं। कोर्ट इनका संज्ञान लेती है और इसके ऊपर जो है सुनवाई हो सकती है इनके बेसिस पे। पल्लवी जी, आप कानूनी सलाहकार भी हैं और कानून पर अच्छी पकड़ भी रखती हैं, तो ऐसे में जो ये अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के विरुद्ध हैं, बच्चों के विरुद्ध हैं, तो इसमें समाज की क्या भूमिका है और आपके क्या विचार हैं, आपके क्या सुझाव हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी NCRB की जो रिपोर्ट है, जी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि अराउंड 4500 केसेस जो है क्रूएलिटी के और 1 लाख से ऊपर केसेस जो हैं महिला उत्पीड़न के जो है हर 90 मिनट में दर्ज किए जाते हैं। अब आप लगा सकते हैं कि कितना अपराध हो रहा है जी। तो इन सारे अपराधों को निपटाने के लिए या इनको प्रॉपर इनका निवारण होने के लिए हमें एक सख्त कानून के साथ साथ एक सशक्त जो है न्याय प्रणाली भी चाहिए, जिसमें चाहे वो हमारे जजेस के रूप में हो, चाहे वो हमारे एडवोकेट्स के रूप में हो, चाहे वो हमारे आम जनता के रूप में हो, उनका इसमें सहयोग देना बराबर से
ज़रूरी है। बिल्कुल, और जन जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ सबसे है। बड़ी चीज़ पल्लवी जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम। आज हमने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर भारतीय न्याय संहिता के कड़े प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कानून का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना ही नहीं, बल्कि महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना भी है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।